गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज बहुत दिनों बाद फिर से हम एक छोटा सा लेक्चर बना रहे हैं और हम सोचा आप लोग से शेयर करें यूट्यूब पे। तो आज हम बात करेंगे एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में, पीई जिसको भी बोला जाता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो पहले नाम बात करते हैं कि व्हाट इज़ पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो इट इज़ अ फ्रीक्वेंटली अनरिकॉग्नाइज्ड मेडिकल इमरजेंसी। ये फ्रीक्वेंटली और अनरिकॉग्नाइज्ड मेडिकल इमरजेंसी है जो रिकॉग्नाइज नहीं हो पाता, इसका डायग्नोसिस नहीं हो पाता। और आफ्टर डेथ मोस्टली देखा जाता है कि आफ्टर सर्जरी के बाद या डेथ एसोसिएट सर्जरी होती है, कोई इंजरी के बाद अगर डेथ होती है तो उसके बाद पता चलता है कि ये डेथ जो थी पल्मोनरी एम्बोलिज्म के कारण थी। तो इसलिए ये अनरिकॉग्नाइज्ड मेडिकल इमरजेंसी है ना। इसके हम डेफिनेशन की बात करें तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज अ ब्लॉकेज ऑफ लंग्स मेन आर्टरी और वन ऑफ द इट्स ब्रांचेस बाय सब्सटेंस दैट हैज ट्रेवल फ्रॉम द एलसवेयर इन द बॉडी थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, है ना। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस या एम्बोलाई ट्रैवल करके ब्लड स्ट्रीम के द्वारा ट्रैवल करके जो मेन आर्टरी होती है लंग्स की, पल्मोनरी आर्टरी, या उसकी ब्रांचेस में कहीं जाकर ब्लॉकेज कर देता है पूरी तरह से, तो उसके कारण जो सडन जो है लंग्स कोलैप्स हो जाता है और हमारी डेथ हो जाती है। तो ये जो है कहलाएगा पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो इसका मेन कारण क्या है ना। तो इसका मेन कारण है डीवीटी, डीप वैन थ्रोम्बोसिस। ये कॉमनली अ ब्लड क्लॉट इन द लेग्स। अगर डीप वैन थ्रोम्बोसिस की बात करें कि ये कॉमनली जो होता है ब्लड क्लॉट इन द लेग्स, आपके लेग के वेन्स जो हैं उसमें ब्लड क्लॉट हो गया और उसके बाद क्या होगा, दैट ब्रेक ऑफ एंड माइग्रेट टू द लंग्स अ प्रोसेस फ्रॉम वेनस। अगर वो टूट गया किसी सिचुएशंस में, जो डीवीटी अगर आपके लेग के वेन में एक थ्रोम्बस फॉर्म हुआ था, ब्लड क्लॉट फॉर्म हुआ था और वो टूट गया और वो टूट के ब्लड जो है वेन्स के थ्रू ट्रेवल होके हार्ट होते हुए पल्मोनरी आर्टरी में चली गई। और पल्मोनरी आर्टरी के जो पल्मोनरी आर्टरी जब देखेंगे तो उसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं और वो धीरे धीरे जाके टीनी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं। तो वो किसी भी ब्रांच में या मेन ब्रांच में जाके ब्लॉक कर दिया तो पूरी तरह से लंग्स में ब्लड सर्कुलेशंस नहीं होगा, सप्लाई नहीं होगा, गैस एक्सचेंज नहीं होगा और पेशेंट का डेथ हो जाता है। तो ये क्या हो सकता है, ये तो मेन कारण डीवीटी हो गया। इसके अलावा जो देखा गया है और अदर कॉजेज भी है, लाइक ट्यूमर्स। कोई ट्यूमर है वो भी ट्रैवल करके जाके वहाँ ब्लॉक कर सकता है। एयर हो गया, एयर एम्बोलिज्म जिसको बोलते हैं। फैट हो गया, है ना। टॉक इन ड्रग ऑफ इंट्रावेनस ड्रग एब्यूजर। जो इंट्रावेनस ड्रग एब्यूजर है, जो ड्रग्स लेते हैं, तो टॉक जो पाउडर्स फॉर्म वाले ड्रग आते हैं उसको पूरी तरह से आपने डाइल्यूट नहीं किया है, मिक्स नहीं किया है, तो वो टॉक पाउडर भी जाके कहीं ना कहीं ब्लॉक कर सकता है। बोन मैरो हो सकता है, एम्नियोटिक फ्लूइड्स हो सकता है और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। लेकिन इसका मेन कारण आपको याद रखना है डीवीटी, डीप वैन थ्रोम्बोसिस होती है। जो लेग्स की वेन्स जो होती हैं उसमें अगर कोई ब्लड क्लॉट हुआ और वो क्लॉट टूट गया और वो टूट करके ट्रैवल करके वो आपके पल्मोनरी आर्टरी में जाके ब्लॉक कर सकती है। तो सिंपल सा ये इसका फिजियोलॉजी है। तो इसका पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो रुडोल्फ वर्चो ने 1858 में एक उन्होंने 3 ट्रेड दी थी। बोला था कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म में 3 कंडीशंस होती है। एक तो हाइपर कोगुलेबिलिटी, स्टेसिस टू ब्लड फ्लो और विसल्स इंजरी। अगर हाइपर कोगुलेबिलिटी है, आपका कोगुलेशन ज़्यादा हो रहा है, ब्लड का क्लॉट ज़्यादा फॉर्म हो रहा है, तो वो ट्रैवल कर सकता है। स्टेसिस टू ब्लड फ्लो, जो ब्लड फ्लो है वो एक ही जगह रुक गया है एकदम, तो आप बहुत दिन से पेशेंट बेड पे पड़ा हुआ है उसके लिए। देन जो विसल्स इंजरी, अगर कोई ब्लड विसल्स इंजरी होती है तो उसके कारण भी वो क्लॉट ट्रेवल कर सकता है और जाकर पल्मोनरी आर्टरी में ब्लॉक कर सकता है। तो आप पैथोफिजियोलॉजी के मुझे 3 चीज़ों का याद रखना है कि हाइपर कोगुलेबिलिटी की कंडीशन हो, या स्टेसिस टू जो ब्लड फ्लो है वो हो जाए, या विसल्स इंजरी हो जाए। तो ये तीनों फैक्टर्स कहीं ना कहीं आपके पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है, तो हाइपर कोगुलेबिलिटी जो किस किस कंडीशंस में हो सकती है ना। कोगुलेशन जो है, ब्लड जब कोगुलेट किस कंडीशन में ज़्यादा चांसेस रहता है, तो मैलिग्नेंसी हो गया या नॉन मैलिग्नेंट थ्रोम्बोफिलिया हो गया। प्रेगनेंसी में ज़्यादा चांस रहता है डीवीटी होने का। पोस्टपार्टम स्टेटस, है ना, लेस देन 4 वीक। एस्ट्रोजन या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कोई ले रहा है, या जेनेटिक म्यूटेशंस के कारण भी हो सकता है, जिसमें डेफिशिएंसी हो एंटीथ्रोम्बिन 3 का, 8 का, है ना। उसके बाद वेनस स्टेसिस में देखेंगे वेनस स्टेसिस होगा कब बेसिकली, तो कोई बेड रेस्ट है, कोई पेशेंट 24 घंटे से ज़्यादा बेड रेस्ट पे है ना, बेड पे ही पड़ा है, कोई कोमा में है, या रिसेंट कास्ट और एक्सटर्नल फिक्सेसर, किसी को ऑर्थो का पेशेंट है और रिसेंटली कास्ट उसको लगा है या एक्सटर्नल फिक्सेसर अप्लाई की गई है, या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल या प्रोलॉन्ग ऑटोमोबाइल ट्रेवल, कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है
हवाई जहाज पे 24 घंटे पे ट्रेवलिंग कर रहा है या एक ही पोजीशंस पे बैठा हुआ है, तो ऐसे कंडीशंस में जो है ब्लड जो है स्टेसिस होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। थर्ड, वेनस इंजरी। वेनस इंजरी क्या कारण, रिसेंट सर्जरी हुई है रिक्वायरिंग एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन किया गया, उस समय भी इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। रिसेंट ट्रॉमा है लो एक्सट्रीमिटीज़ का या पेल्विक्स का, तो वहाँ पे भी क्लॉट जो है ट्रेवल कर सकता है। अब बात करें क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस के बारे में कि क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगा, कि इसके आपको सिर्फ 3 चीज़ें याद रखना है। क्लासिकल ट्रेड बोला जाता है एक्चुअली, बेसिकली इसको क्लासिकल ट्रेड है पल्मोनरी एम्बोलिज्म का, हेमोप्टाइसिस, डिस्निया एंड प्लूरिटिक पेन। हेमोप्टाइसिस होना, स्पूटम में ब्लड आना, है ना, जब स्पूटम में ब्लड आएगा दैट इज कॉल्ड हेमोप्टाइसिस। डिस्निया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, एंड प्लूरिटिक पेन होगा, आपको चेस्ट पेन होगा, प्लूरिटिक पेन होगा। नॉट वेरी कॉमन, ये क्लासिकल ट्रेड माना गया है, बट ये नॉट वेरी कॉमन, अकर्स इन लेस देन 20% ऑफ पेशेंट विद डॉक्यूमेंटेड पीई। इसमें ये बहुत, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि अनरिकॉग्नाइज मेडिकल कंडीशन है, तो इसमें ओनली 20% पेशेंट में ही ये सिम्टम्स दिखने को आपको जो डॉक्यूमेंटेड पेशेंट है उसमें देखा जाता है, अदरवाइज इसका रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। और द 3 क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, माइनर एम्बोलिज्म हो सकता है, मेजर एम्बोलिज्म और मैसिव एम्बोलिज्म हो सकता है। इसके अलावा टेकेपीनिया हो सकता है, टेकेकार्डिया हो गया, मोस्ट कॉमन साइंस है। डायफोरोसिस हो सकता है, क्रैकल साउंड आपको लंग्स में सुनने को मिल सकता है। देन डिक्रीज ब्रीथ साउंड आपकी डिक्रीज हो जाएंगी। जुगुलर वेन डिस्टेंशन, जो ये जुगुलर वेन है यहाँ पे, ये आपको डिस्टेंशन मिलेगा। उसके बाद हेमोप्टाइसिस, लेस कॉमन साइन जो है फीवर, हार्ट गैलप्स एंड हार्ट मर्मर एक्सेट्रा, ये लेस कॉमन साइंस। तो इसका थोड़े के आप क्लिनिकल डिसीजंस रूल के बाद डायग्नोसिस कैसे होता है, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें डायग्नोसिस क्राइटेरिया इसका, एक है वेल्स क्राइटेरिया और एक है जेनेवा स्कोर। तो वेल्स क्राइटेरिया क्या होता है और जेनेवा स्कोर क्या होता है, तो वेल्स क्राइटेरिया में क्या होता है कि स्कोरिंग की जाती है उसके बेस पे, जैसे लाइक क्लिनिकल सिम्टम के बेस पे। डीवीटी है पेशेंट को, है ना, अगर पेशेंट को डीवीटी है, ऑलरेडी लेग में स्वेलिंग है, पेन है विद पाल्पेशन है, तो हम 3 स्कोर देंगे। अदर डायग्नोसिस लेस लाइकली द पल्मोनरी एम्बोलिज्म है तो 3 देंगे। हार्ट रेट 100 से कम है तो 1.5 नंबर देंगे। और एम्बोलाइजेशंस, अगर पेशेंट बहुत दिनों से बेड पे ही है सर्जरी के बाद 4 वीक से, तो उसको भी 1.5 नंबर देंगे। प्रीवियस डीवीटी या पल्मोनरी एम्बोलिज्म की हिस्ट्री है तो 1.5 देंगे। हेमोप्टाइसिस है तो 1 नंबर देंगे और मैलिग्नेंसी है तो 1 नंबर देंगे। तो ये जो स्कोरिंग आपने कर लिया, अगर ऐसे प्रेजेंटेशन आपने स्कोर किया है, पेशेंट को असेस किया है, अगर इसमें स्कोरिंग आपके 6 से ज़्यादा जा रहा है ना, तो इसका मतलब हाई रिस्क में पेशेंट है। और 2 से 6 के बीच में है तो मॉडरेट है, और लेस देन 2 है तो लो है। तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म लाइकली 4 से अगर ज़्यादा है तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म आप डायग्नोस कर सकते हैं कि हो गया है पेशेंट। अब जेनेवा स्कोर में क्या है, जेनेवा स्कोर जो होता है ये सिंपल सा है। अगर पेशेंट को ये वेरिएबल जो है आपके इसमें एज अगर ग्रेटर देन 65 है तो 1 नंबर देंगे। प्रीवियस डीवीटी है तो 1 नंबर। सर्जरी या फ्रैक्चर विद इन 1 मंथ हुआ है तो 1 नंबर। एक्टिव मैलिग्नेंसी अभी है, उनको कैंसर है तो 1 नंबर। यूनिलेटरल लोअर लिम्ब पेन हो रहा है तो 1 नंबर। हेमोप्टाइसिस है तो 1 नंबर। पेन है, डीप जो वेन पाल्पेशन कर रहे हैं तो उसमें पेन हो रहा है तो 1 नंबर। हार्ट रेट 75 या 94 के बीच में है तो 1 नंबर। और हार्ट रेट 94 के बाद है तो +1 कर सकते हैं आप। तो इसमें क्या है, अगर हाई है, अगर ज़्यादा 11 से ज़्यादा स्कोरिंग आ रही है तो आपको 74% प्रोबेबिलिटी है पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने का। मॉडरेट में क्या करें, 4 से 10 स्कोरिंग आ रही है तो मॉडरेट कैटेगरी में है, 28% चांस है आपको होने का। और लो में 0 से 3 अगर आपको आ रहा है तो आपको लो चांस है, 8% वाली चांस है आपको होने का। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या करवा सकते हैं इसके लिए, चेस्ट एक्सरे करवा सकते हैं। अगर आपको ये स्कोरिंग में फिट हो रहा है तो आप चेस्ट एक्सरे करवा सकते हैं पेशेंट का। उसके बाद स्पाइरल सीटी स्कैन करवा सकते हैं, पल्मोनरी एंजियोग्राफी करवा सकते हैं, और लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन डी डायमर टेस्ट कर सकते हैं आप। आपको मैनेजमेंट की बात करते हैं कि इसका मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेजमेंट इसका ड्रग थेरेपी की बात करें तो ज़्यादा आपको एंटी कोगुलेंट थेरेपी देना पड़ेगा। इमीडिएट प्रिवेंशन के लिए आपको हेपारिन देना पड़ेगा बाय इन्फ्यूज़न। हेपारिन की जो डोज रहेगी इंट्रावेनस बोलस आपको 5000 से 10,000 यूनिट बोलस दे दीजिए। उसके बाद बोलस देने के बाद 5000 आईवी या 5 से 10,000 जो भी डोज आपको प्रिपेयर लग रहा है 5000 यूनिट आप आईवी दीजिए बोलस में। और उसके बाद फॉलोड इन्फ्यूजन रेट 18 यूनिट पर केजी पर आवर के हिसाब से आप इन्फ्यूजन चालू कर दीजिए।
उसके बाद हेपारिन यूजुअली एडमिनिस्ट्रेशन 5 to 7 डेज, 5 से 7 दिन आपको देना है। थेरेपी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू पीटीटी, और जब भी हेपारिन आप दे रहे हैं तो पीटीटी का लेवल चेक करते रहें, और उसके साथ साथ आपको हेपारिन की डोज को मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन के लिए वारफरिन जो आती है टैबलेट, ये भी एंटीकोगुलेंट है, ये दे सकते हैं। और उसके बाद ये वारफरिन जब भी याद रखना है, देना है कि जब हेपारिन आप बंद कर दिए हैं, हेपारिन की थेरेपी जब साथ में नहीं देना है वारफरिन को। अगर हेपारिन आप दे रहे हैं और वारफरिन चालू करना है आपको, तो हेपारिन बंद होने के 24 घंटे के बाद वारफरिन आप चालू कर सकते हैं। उसके अलावा थ्रोम्बोपैलेटिक थेरेपी टीपीए आता है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर टीपीए, ये एक ड्रग आती है, ये दे सकते हैं आप। और उसके बाद सर्जरी की बात करें, रेयरली डन होता है सर्जरी, पल्मोनरी एम्बोलेक्टोमी कर सकते हैं, या इंट्राकैवल फिल्टर आता है वो आप दे सकते हैं। और इसके बाद इसमें आप चीज़ें होमान साइंस वगैरह पॉजिटिव, ये सब नर्सिंग मैनेजमेंट में आप देखेंगे पेशेंट को एलिजेट होमान साइंस तो नहीं है, तो ये सब आप डीबीटी को डायग्नोस कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द पल्मोनरी एम्बोलिज्म। थैंक यू सो मच।